हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्पेशल नोट्स, यानी कि आप जो पढ़ते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे ज्योग्राफी आप मान लीजिए, तो वो आपको मैप के द्वारा पढ़ना होता है। आप मैप से उस चीज़ को समझते हैं और लेकिन उसका नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ कन्फ्यूजन ये होता है कि आखिर इस नोट्स को हम बनाएं कैसे, हम कैसे आसान से आसान नोट्स बनाएं जिसमें सारे कंटेंट आ जाए लेकिन चीज़ें हमें याद रहें। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। आज हम नोट्स सीखेंगे, कंटेंट देखेंगे और इसी के साथ आपको मिलेगा एक बेहतरीन टॉपिक ज्योग्राफी का, जिससे कि हर एग्जाम में बहुत सारे नंबर्स आ ही जाते हैं, हर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं कौन सा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, मैं वायुमंडल की टॉपिक आज आपके लिए लेकर आई हूँ और इसी में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने इसका आपको वीडियो भी दिया है। कि मैं उसमें आपको बोर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से फिगर आउट करके समझाई हूँ सारी चीज़ें। तो अगर आपने उसे देखा है तो उसे देख के समझ लें, उसके बाद नोट्स बनाएं, क्योंकि पहले समझें तभी नोट्स बनाएं। तो देखिए, अगर आप उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, यानी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसका हम परिचय देते हैं। यानी कि जैसे हम यहाँ वायुमंडल एटमॉस्फेयर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम परिचय देंगे वायुमंडल आखिर है क्या, वायुमंडल है क्या। तो हम लिखेंगे वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर घनी वायु की चादर से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है कि सभी जीव जीवित रहने के लिए वायु पर निर्भर रहते हैं, ये बात फिक्स है। और ये बहुत सी गैसों का मिश्रण है, वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण है। अब देखते हैं कि आगे क्या है। अब ये गैसें क्या हैं, बहुत सी गैसों का मिश्रण जब यहाँ पे कहा गया है कि ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो गैसें हैं आखिर कौन कौन सी गैसों का ये मिश्रण है। तो ये देखिए, गैसों का मिश्रण है। अब देखेंगे कि कौन कौन सी गैसों का ये मिश्रण है। तो चलिए, सबसे पहले आता है नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले आ रहा है हमारे इसमें नोट्स में नाइट्रोजन गैस। चूँकि आपको पता है और मैं आपको बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये जो नोट्स है, इस नोट्स में मैं एनसीईआरटी के साथ साथ अलग कंटेंट, यानी कि जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट थे तो वो मैं लेकर आई हूँ। और अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं, इसे भी पढ़ सकते हैं और इसी को देख के नोट्स भी बना सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत उपयोगी होगा ये। और आप मेरी वीडियो को भी देखिएगा तो पूरी तरह समझ जाइएगा। अब देखिए, फर्स्ट है नाइट्रोजन। सबसे जो ज़्यादा गैस है हमारे वायुमंडल में, ये नाइट्रोजन, इसीलिए इसे सबसे ऊपर लिखेंगे। तो ये वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और यह कुल वायु का 78% है, यानी कि 100% वायु में 78% किसका है, तो वो नाइट्रोजन गैस का। और इसका उपयोग पौधे करते हैं। जहाँ आपने जैसे ही लिखा कि इसका उपयोग पौधे करते हैं, सोचिए कितना छोटा में आपने लिख दिया कि ये वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कुल वायु का 78% है और इसका उपयोग पौधे करते हैं। छोटा छोटा आपने पॉइंट लिख दिया। लेकिन इसी चीज़ को जब आप लिखेंगे, मान लीजिए कि आप किसी मेंस के एग्जाम में अगर ऐसा लिख रहे हैं तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये आप लिख सकते हैं उसमें कि कुल गैसों में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है, ये टोटल गैसों का 78% है और यही वजह है कि ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। और बात करें अगर इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग पौधे करते हैं। चूँकि हमें पता है, चूँकि हम जानते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं, चूँकि हमें पता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है, इस गैस का उपयोग दलहनी पौधे करते हैं। यानी कि जो भी दलहनी पौधे होते हैं, जैसे मटर हो गया और भी चना हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपनी जड़ों में, उनके जो जड़ होते हैं उनके द्वारा इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर उसका स्थिरीकरण किया जाता है। यानी कि स्थिरीकरण के द्वारा इसे नाइट्रेट में बदल लिया जाता है, जिससे कि पौधे के जड़ इसका यूज करते हैं और इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को अत्यंत ही बहुत ही अधिक बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कि उपजाऊ हो जाती है मृदा और जब उसमें कोई फसल लगाते हैं तो वो दुगनी उपज होती है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, आप इतना छोटे से पॉइंट में नोट्स बनाए हैं, आपने इतना आसान भाषा में नोट्स बनाया है कि जब आप इसे एग्जाम में लिखेंगे तो आप इसे बहुत बड़ी में, यानी कि आधा पेज में आप इसे लिख सकते हैं इस छोटे से पॉइंट को। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नोट्स को हमेशा आसान बनाना है। तो अब देखिए, इसी तरह से आपको आगे भी और भी नोट्स बनाना है और मैं भी जहाँ तक संभव हो सकेगा और टॉपिक देने के बाद आपको नोट्स देने की कोशिश करूँगी। उसके बाद देखिए, ऑक्सीजन।
दूसरे नंबर पे जो गैस आता है वो है ऑक्सीजन। तो यह वायु में प्रचुरता से पाई जाने वाली दूसरी गैस है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर से नाइट्रोजन पाई जा रही थी और दूसरी गैस है ऑक्सीजन, और यह कुल वायु का 21% है। ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, तो इसलिए भी ध्यान में रखना, ये कुल वायु का 21% है। उसके बाद देखिए मनुष्य तथा पशु सांस लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं तथा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो आपको पता है कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर इसीलिए जीवित है क्योंकि वो ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा है, और हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं लेकिन ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाना चाहिए। तो देखिए अगर वन लाइनर आप रटिएगा तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप इसको इस तरह से सिंपल नोट्स बना के पढ़िएगा तो आपको कितना आसान होगा। उसके बाद देखिए जो तीसरे नंबर पर गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसमें है ये कुल वायु का 0.03% है, यानी कुल वायुमंडल में ये 0.03% है। यह सबसे भारी गैस होने के कारण वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। चूंकि अब मैं आपको बताऊंगी इन पांचों परतों के बारे में जो वायुमंडल की 5 परतें हैं। तो इससे पहले देखते हैं कि ये सबसे भारी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी होती है जिसकी वजह से कि सबसे नीचे पाई जाती है। जैसा कि आप ही देखें, आप अगर कोई चीज़ लें, एक बाल्टी भरा पानी लें तो उसमें जो भारी चीज़ है जैसे कील डाल दें तो वो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। एक लोहा का सामान डाल दें जो भारी, वो नीचे चला जाएगा। लेकिन यदि एक लकड़ी का गुटका डाल दें, हल्का सा लकड़ी डाल दें तो वो ऊपर तैरती रहेगी। तो वही चीज़ है जो भारी है वो नीचे बैठ जाएगी। ये तो कॉमन चीज़ है। तो इसीलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सबसे भारी गैस होती है, इसीलिए सबसे निचली परत में पाई जाती है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पॉइंट है, यह गैस हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, यानी कि हरित गृह प्रभाव तथा यह वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। तो ये जो हरित गृह प्रभाव होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है, और वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसको गर्म रखती है। इसे आग बुझाने के काम में लाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, आग बुझाने के काम में लाया जाता है। कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है कि आग जलने के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो आग जलने की अगर बात करें तो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलेगा। और आग बुझाने की अगर बात की जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। आप अगर सिलेंडर देखे होंगे जहाँ की आग बुझाने के लिए सिलेंडर सब लगे होते हैं बैंक में, कोचिंग में, स्कूल में, तो उसमें यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरे हुए रहते हैं। अब देखिए इसका चौथा नंबर पॉइंट है, हरे पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। ये बात मैं भी आपको बता चुकी थी। उसके बाद देखिए इसका 6 नंबर पॉइंट है, जीवों द्वारा छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। देखिए ये समझने की बात है, और ये कह लीजिए तो बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जीवों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, जो मानव या फिर अन्य जीवों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, उसकी जितनी मात्रा होती है उतना ही मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस की होती है, यानी कि दोनों की मात्रा इक्वल होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ती है। आपको पता है कि जब भी आप अगर क्वेश्चन में आप लिखते हैं वायुमंडल तापन के बारे में तो उस पर आप इसका यूज कर सकते हैं कि कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ती है। और ये एक रीजन भी हो जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का रीजन क्या है, तो कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाना। अब देखिए जो 4th नंबर गैस है वो आर्गन गैस है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, यह वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। ये अक्रिय गैस है जिसकी वायुमंडल में कुल मात्रा 0.93% है। इसे डायरेक्ट 2 ऑब्जेक्टिव निकल गया कि ये सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है और इसकी जो कुल मात्रा है ये 0.93% है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो ट्यूब लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए आप इतनी चीज़ें तो नोट्स बना लिए, यानी कि आपने पॉइंट नोट कर लिया। अब इन सारे पॉइंट को एक साथ याद कैसे रखें, तो इसके लिए आपको फिगर बनाना होगा। वायुमंडल में शेष अन्य सभी गैसों की मात्रा 0.04%, यानी कि इन चारों गैस को छोड़कर और बाकी जो भी गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम सब जो भी हो गया, तो उसकी मात्रा कितनी है, तो उसकी मात्रा केवल 0.04% ही है। ये भी आपको याद रखना। अब देखिए इन सारी गैसों को याद रखने के लिए मैंने फिगर बनाया था, यानी कि मैंने जब नोट्स बनाया तो मैं इसमें फिगर आउट की कि मेरे दिमाग में कुछ रहे या ना रहे, ये फिगर तो जरूर ही रहेगा। अगर आप फिगर बनाते हैं तो ये फिगर तो आपके दिमाग में जरूर ही रहेगा, जिसमें मान लीजिए पूरा सर्कल ये है वायुमंडल हमारा, जिसमें सबसे अधिक गैस देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पार्ट है नाइट्रोजन गैस का 78%, उसके बाद जो दिख रहा है वो ऑक्सीजन है 21%, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लू
ब्लू से किया हुआ है 0.03%। उसके बाद आर्गन देखिए जो ब्लैक से टिक किया हुआ है यानी कि 0.93%, और सबसे कम अन्य गैस यानी 0.04%। तो आपको ये फिगर आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा अगर आप इसे एक बार देख लें और खुद से अगर आप बना लें नोट्स की तरह, तो आपके दिमाग में तो आ ही जाना है। अब देखिए है वायुमंडल की परतें या मंडल जिसे हम कहते हैं। तो वायुमंडल को 5 परतों में विभक्त किया गया है। चूंकि आपको पता है कि वायुमंडल की जो परत है उसके तापन दाब के आधार पर या फिर उसमें गैसों में जो मात्रा होती है, सबके अपने अपने गुण होते हैं, उनके आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल। ये पांचों का क्रम आपको याद रखना जरूरी है। तो आप याद कैसे रखेंगे? देखिए इसके लिए मैंने एक फिगर बनाई थी, इसके लिए देखते हैं। अभी से आपको मैं भी बताई थी कि फिगर से आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। तो देखिए मैं ऐसे करके एक फिगर बनाई थी वायुमंडल की परतें, जिसमें सबसे नीचे मैंने क्षोभ मंडल को दर्शाया था ग्रीन कलर से, और उसमें मैं आपको बताई हूँ कि माउंट एवरेस्ट भी इसी क्षोभ मंडल में है। उसके बाद मैं दूसरे मंडल में समताप मंडल बताई थी, जिसमें एक तरफ तो बताई थी कि हवाई जहाज यानी एरोप्लेन इसी मुड़ते हैं। एरोप्लेन कम लग रहा है, ये फिश ज़्यादा लग रहा है, मैंने ऐसे बनाया है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से बनाइएगा। तो एक तरफ एरोप्लेन उड़ रहा है, दूसरी तरफ मैंने ये बताया है कि ओजोन परत भी इसी में पाए जाते हैं, यानी ओजोन मंडल जो है हमारा इसी समताप मंडल में पाया जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा मंडल मैंने मध्य मंडल, इसकी मैंने ऊंचाई भी नोट की है कि इतना से इतना ऊंचाई तक ये है, इतने से इतने ऊंचाई तक ये है। जैसे कि इसकी ऊंचाई असमान होती है 0 से, ये मैं आपको अपने वीडियो में जिसमें समझाई हूँ उसमें पूरी तरह से मैं फिगर आउट करके आपको बताऊँ, आप उसे भी देख लें। ये बस मैंने ऐसे ही नोट्स के लिए ध्यान में रखने के लिए बनाया था। अब देखिए मध्य मंडल में उल्कापिंड के बारे में आप जानते हैं कि मध्य मंडल में उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं, जो कि अंतरिक्ष से हमारे सौर मंडल से उल्कापिंड आते हैं, वो कहाँ नष्ट हो जाते हैं? तो वो मध्य मंडल में नष्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद देखिए मैंने आयन मंडल का फिगर बनाया, जिसमें बताई हूँ मैं कि ये 80 से कह लीजिए 640 किलोमीटर तक होती है ऊंचाई तक। उसके बाद फिर 10,000 किलोमीटर मैंने बरही मंडल को नोट किया। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फिगर आपके दिमाग में बनेगा। जब आप आंख बंद करते हैं किसी फिगर को देखते हैं तो देखिए आपको वो फिगर हूबहू आपके आई में बनते हुए दिखाई देता है। तो इससे चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो अब देखते हैं कि ऐसे तो हमने फिगर बना लिया, अब इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट नोट्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से पॉइंट नोटेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है वायुमंडल की पहली परत, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। तो क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फेयर, आपको इंग्लिश में ध्यान में रखना है। तो देखिए ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानते हैं। तो नोट्स मैं आपको बताई थी कि कुछ पॉइंट इसका लिख लेना है आपको, 5 से 6 पॉइंट, और इसी को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह मंडल या परत वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जिसे ट्रोपोस्फेयर, जैव मंडल, परिवर्तन मंडल, अधोमंडल, संवहन मंडल भी कहा जाता है। चूंकि मैं आपको इसमें बताई थी कि ये एनसीईआरटी की नोट्स प्लस मैं अलग जगह से कंटेंट लेकर आई हूँ, इसलिए इसमें चीज़ें बहुत अच्छी से बताई हुई है, बहुत डिटेल से सारी चीज़ें बताई हुई है। तो इसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, जैव मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, अधोमंडल भी कहते हैं और संवहन मंडल भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है कि क्षोभ मंडल की ध्रुवों से ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर, तथा विषुवत रेखा से ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। यह डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर, क्योंकि इसमें ऊंचाई असमान है, ध्रुव पर अलग, विषुवत पर अलग, तो इसीलिए औसत ऊंचाई तो जानना जरूरी है। उसके बाद देखिए सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, आंधी तूफान, बिजली का चमकना, ये सब किस में होती है? तो ये सब होती है क्षोभ मंडल में। इसके बाद देखिए पॉइंट है क्षोभ मंडल गैसों के आधार पर सबसे अधिक घनत्व वाला मंडल है, यानी कि इसमें सबसे अधिक गैस है घनत्व के आधार पर। और इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। अतः 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। 1 डिग्री सेल्सियस की कमी कितने पर होती है? 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। तो ये कुछ पॉइंट हमने क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर के बारे में नोट कर लिया, और पता है कि जब मैंने इतना नोट कर लिया तो सारी चीज़ें आपको याद ही हो गई होंगी। आपको आप ये देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव रटेंगे तो आप कितना रटेंगे संभव नहीं है, कहीं ना कहीं तो कुछ अलग आ जाएगा, जिससे कि एग्जाम्स में छूट ही जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन अगर आप इस तरह से नोट्स बनाते हैं तो छूटने की संभावना तो कह लीजिए ना ही है। अब देखिए जो दूसरा मंडल है इसे समताप मंडल कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है कि वायुमंडल में क्षोभ मंडल से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक की परत समताप मंडल कहलाती है, यानी जहाँ क्षोभ मंडल समाप्त होता है वहां से समताप मंडल शुरू होता है। कितने किलोमीटर तक? 50 किलोमीटर तक। और इस समताप मंडल को शांत मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। तो इस समताप मंडल को क्या कहा जाता है? शांत मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। और यह मंडल मौसमीय परिवर्तन की घटनाओं से मुक्त होता है, यानी कि इस मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती। यही तो वजह है कि इसमें एरोप्लेन उड़ाया
जाता है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है, जैसा कि क्षोभ मंडल में हो रहा था। और इस मंडल को ही ओजोन परत का विस्तार पाया जाता है, इसी मंडल में ही ओजोन परत पाए जाते हैं। अब देखिए, आपने यहाँ तो समताप मंडल के बारे में पढ़ लिया, लेकिन इसमें एक चीज़ आ गई ओजोन परत। तो अब हम ओजोन परत के बारे में अलग से नोट करेंगे, ओजोन परत के बारे में अलग से नोट करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ स्टार्ट किया है। देखिए कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है, जिसके कारण इस परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अब अगर ऐसा एग्जाम में पूछ लेगा कि परावैंगनी किरणों से कौन सी परत सुरक्षा करता है, तो ओजोन परत। और पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ये भी ओजोन परत को। देखिए आपका यहीं से 2-3 ऑब्जेक्टिव निकल गए हैं। उसके बाद देखिए ओजोन के बारे में और है कि ओजोन परत में छिद्र का पता 1985 में अंटार्कटिका के महाद्वीप के ऊपर लगाया गया था, यानी सबसे पहले 1985 में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में छिद्र का पता लगाया था। फिर देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन कौन सी होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसे नुकसान पहुंचाने वाली गैस होती हैं। उसके बाद देखिए पॉइंट है ओजोन परत को बचाने के लिए 1987 ईस्वी में, यानी आपको पता है 16 सितंबर 1987 ईस्वी को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन, तो एक वैश्विक सम्मेलन का। इसके लिए हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो आप जानते होंगे, और ये आपका नोटेड पॉइंट है। फिर देखिए तीसरा मंडल आता है मध्य मंडल, जिसे कि मिडल सर्कल या फिर मेसोस्फीयर कहते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ज़्यादा नहीं, इसके बारे में 4 पॉइंट है कि मध्य मंडल जो है परत की वायुमंडल में ऊंचाई समताप मंडल से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है, यानी इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। और यह वायुमंडल की सबसे कम तापमान वाली परत होती है, सबसे कम तापमान वाली परत यही होती है, तथा वायुमंडल की सबसे ठंडी परत यानी -100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप भी वहाँ पे चला जाता है। और मध्य मंडल को रसायन मंडल या फिर मेसोस्फीयर भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए जो पॉइंट है वायुमंडल की इस परत में आकर उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको फिगर आउट करके दिखाया था, उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि पृथ्वी की रक्षा होती है इन उल्का पिंडों से। उसके बाद देखिए जो टॉपिक पॉइंट है वो है मध्य मंडल में घने काले रंग के बादल भी पाए जाते हैं, जिन्हें निशादीप्त मेघ कहा जाता है। आप यदि कोई बड़े बड़े एग्जाम देंगे, जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम या फिर दारोगा या फिर अन्य भी, तो उसमें इन सब चीज़ें जो अलग से होती है, एनसीईआरटी की अलग डीपली नॉलेज जो होती है उसमें पूछा जाता है। जैसे कि निशादीप्त, इसके बारे में मध्य मंडल में जो काले घने रंग के बादल होते हैं उन्हें निशादीप्त मेघ कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए आयन मंडल के बारे में है आयनोस्फीयर या फिर इसे आयन सर्कल भी कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में क्या पॉइंट है कि आयन मंडल को बाह्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है, इसे बाह्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच होती है, यानी कि जहाँ पे मध्य मंडल खत्म होता है 80 किलोमीटर पर, वहाँ से लेकर 640 किलोमीटर तक आयन मंडल की ऊंचाई होती है। और वायुमंडल की इस परत में आयनों के कण पाए जाते हैं, जिनसे रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती है। देखिए यहाँ पे आ गया कि रेडियो तरंगे क्यों वापस पृथ्वी पर लौटती है, तो आयनों के कण होते हैं और वापस लौटती है इसी मंडल से, जिसकी वजह से कि हमें संचार यानी कि टीवी चलना, रेडियो का चलना, मोबाइल का चलना, इंटरनेट चलना आदि क्रिया संपन्न होती है। यानी इसी के द्वारा संचार के जो भी साधन हमारी पृथ्वी पर हैं वो सब संचालित होती है किसके द्वारा, तो आयन मंडल के द्वारा, जैसे यहाँ पे साफ साफ मैंने बताया है, आयन मंडल के द्वारा। अब देखिए आयन मंडल में ही ध्रुवीय ज्योति के दर्शन किए जा सकते हैं। अब ये ध्रुवीय ज्योति क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आया एक पॉइंट की ध्रुवीय ज्योति के दर्शन जो, यानी ध्रुवीय ज्योति कहाँ पाया जाता है, तो आयन मंडल में। तो अब ये ध्रुवीय ज्योति होता क्या, ये मैंने नोट करके लिखा है कि आपको चीज़ें ध्यान में रखी होंगी। तो ये नोट्स तो मैं खुद के लिए बनाई थी, खुद पढ़ रही थी तो बनाई थी, तो मैं सोची कि आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि ज़रूरी है। आप लोग भी इसी तरह के नोट्स बना सकते हैं, मेरे से बेटर भी बना सकते हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। तो ये जो ध्रुवीय ज्योति है, पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर हरे रंग का चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देता है, जिसे ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के आपको पता है उत्तरी ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होते हैं इन दोनों पे हरे रंग का चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देता है, जिसे ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए पांचवा मंडल आ जाता है बरही मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो ये वायुमंडल की बरही मंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया बरही मंडल को वायुमंडल की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बरही मंडल को वायुमंडल की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ये सब पॉइंट कुछ हटके हैं, यानी कि जो चीज़ लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं इसी से रिलेटेड जो कि सब जगह मिल जाते हैं आपको, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो सब जगह नहीं मिलते। इसके लिए आपको कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है और मैं यहाँ आपको कंटेंट इकट्ठा करके दे रही हूँ। तो उसके बाद देखिए पॉइंट है वायुमंडल की इस परत में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि इसमें पृथ्वी का जो भी चुंबकीय क्षेत्र होता है ये बरही मंडल में पाया जाता है। ये भी बड़ा बेस्ट पॉइंट है। उसके बाद देखिए इस मंडल की ऊंचाई आयन मंडल यानी 640 किलोमीटर जहाँ होती है, वहाँ से 10,000 किलोमीटर तक
है, पूरा 10,000 किलोमीटर तक, और कहीं कहीं दिया जाता है कि अभी तक इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन ये एनसीईआरटी का डाटा है कि इसमें 10,000 किलोमीटर तक की होती है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वायुमंडल की इस परत में हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता होती है। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि अन्य गैसें 0.04% जो है वो अन्य गैसें होती हैं, उसमें उन तीनों गैसों को छोड़ के, चारों गैसों को छोड़कर। इसके अलावा मैं ये भी बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने के कारण सबसे निचले परत क्षोभमंडल में पाया जाता है। वहीं जो हाइड्रोजन हीलियम आपको पता है कि सबसे हल्की गैस होती है, जिसकी वजह से कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत यानी कि बरही मंडल में पाया जाता है। अब देखिए बरही मंडल में ही उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। मैंने आपको अपनी वीडियो में दोनों उपग्रहों के बारे में डिटेल से बताया था, यहाँ बस पॉइंट लिखी हूँ तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें कुछ वर्ड का यूज किया गया जैसे धूलकण, जलवाष्प, आर्द्रता। तो ये सब आखिर यूज जो हुए ये होते क्या है, अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिखी हूँ, मैं नोट करके, ताकि मैं इसे भी ध्यान में रख सकूँ। तो देखिए धूलकण क्या है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक धूलकण क्षोभमंडल में पाए जाते हैं तथा ऊंचाई बढ़ने पर धूलकणों में कमी आती है। यानी कि जैसे क्षोभमंडल हमारी सबसे नीचे की परत जो है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है, आपको मैंने फिगर में दिखाया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा धूलकण पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा धूलकण किस मंडल में पाए जाते हैं, क्षोभमंडल में। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं धूलकण कम होते जाते हैं। अगर आप ही देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप जो निचली इलाका में जैसे कि आप बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब चीज़ सारी जगह ले लें तो आपको यहाँ मैदानी भाग मिलता है और यहाँ पे क्या होता है कि आपको धूलकण ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन यही आप हिल स्टेशन चले जाइए जैसे नैनीताल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि धूलकण तो ना के बराबर एकदम साफ स्वच्छ दिखेगा सब जगह बिना धूल का। तो वही चीज़ें होती है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं धूलकण कम होते जाता है। उसके बाद देखिए जलवाष्प या आर्द्रता क्या होता है, तो वायुमंडल में अधिकांश जलवाष्प की मात्रा भी क्षोभमंडल में ही पाई जाती है, यानी क्षोभमंडल में जलवाष्प ज़्यादा होते हैं। और धूल के कणों के ऊपर जलवाष्प के जमने से ही बादलों का निर्माण होता है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे बताया गया कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो जो धूलकण होते हैं हमारे क्षोभमंडल में पाए जाते हैं, उसके ऊपर ये जलवाष्प जम जाते हैं, जल के जो वाष्प होते हैं ये जम जाते हैं, जिससे बादल बनते हैं। और आपको पता है कि निचली परत क्षोभमंडल में ही इसीलिए बादल बनते हैं क्योंकि इसी में ही धूलकण पाया जाता है, और इस पे जब जलवाष्प जमता है तो ये बादल का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए धूलकणों के ऊपर जलवाष्प के ऊपर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए इसमें ये पॉइंट भी आ गया कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, हम लोग बचपन में ही पढ़े इसे। तो धूलकणों के ऊपर जब जलवाष्प के ऊपर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, तो उसमें डायरेक्ट ऑप्शन रहता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अब देखिए आपने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब फिर जब एक बार आप अपनी फिगर को देखेंगे, जो फिगर आउट आपने किया, तो आपको पता चलेगा कि मुझे तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो गई। यानी कि ये फिगर जो हमने बनाई इसमें तो सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो गई, क्षोभमंडल के बारे में, समताप मंडल के बारे में, मध्य मंडल, आयन मंडल, वरीय मंडल के बारे में। तो देखिए नोट्स बनाना कितना आसान है और आप ईजी से ईजी नोट्स किस तरह से बना सकते हैं। मेरा मेन मकसद इसमें यही था कि मैं आपको नोट्स बनाना बता दूं कि इसमें किस तरह से आप ईजी नोट्स बना सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें याद रख सके। और इसके अलावा मैंने इसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट दिया है वायुमंडल का, और टॉपिक भी तो मैं पढ़ाई चुकी हूँ। तो आप, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि आपको इस तरह के नोट्स देती रहूँ, और जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उस टॉपिक से मैप के माध्यम से आप ज़रूर समझें, क्योंकि पहले चीज़ों को समझना है, तब चीज़ों को नोट करना है, तभी हमें चीज़ें याद रह सकती हैं और सही जगह पर हम सही टाइम पर उसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर मन हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और बने रहिए एकेडमी उत्थान के साथ और जमकर कीजिए तैयारी। जय हिंद, धन्यवाद।